बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला सबको खैर आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हालात आपके सामने, अब से कुछ देर पहले जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना कि गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद की क्या सूरत हाल है। हम खबरों का आगाज़ भी इसी से रिलेटेड करेंगे। 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। आज की पहली खबर की तरफ हमने चलना है जी। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ मैं चल रही हूँ जी। खबर शामिल कर लेते हैं। रावी में सैलाब का अलर्ट, मानसून बारिशों का 8वां स्पेल है। कल पूरा दिन वक्फे से बारिश होती रही और आगे भी बारिशों की प्रेडिक्शन है। इरफान काटिया साहब की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सुन रहे थे। दुर्रे नायाब जी बिल्कुल, अभी उन्होंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है और जो सूरत हाल है इस वक्त लाहौर दरिया रावी की, पंजाब के दीगर शहरों की, उनसे मुल्हक दराओं की, तो एक चीज़ मैं इसमें लैक ऑफ चीज़ जो एक देखने में आ रही है कि शहरी जो है ना वो सीरियस नहीं है। कल भी इस तरह हुआ कि बहुत सारी हम पोस्टें देख रहे थे, बहुत सारी हम वीडियोस देख रहे थे कि उनको बताया जा रहा है कि आप एहतियात करें, घरों से बाहर गैर ज़रूरी ना निकलें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और इन किनारों पे दरियाओं के करीब आबादियों को खाली कर दें। कल दरिया रावी से मुल्का भी बहुत सारी आबादियों में जो है वो हर लेवल पे ऐलानात किए गए हैं, लेकिन लोग नॉन सीरियस हैं। अब मुझे नॉन सीरियस की समझ नहीं आ रही कि वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर एक आफत की सूरत में सैलाबी रेले हमारी तरफ बढ़ रहे हैं तो हम उनके साथ तमाशा क्यों खेल रहे हैं। कुदरत और कुदरत की आफात के साथ तो वैसे मजाक नहीं करना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस वक्त इतनी तेज़ी के साथ पानी छोड़ा जा रहा है, पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान का मीडिया, हम लोग लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं कि रेले आ रहे हैं। अब इसके बाद आप बजाय के अस्तगफार, अल्लाह तौबा करें, कोई अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, कुछ चीज़ों को हालात को बेहतर करने के लिए कोई अपनी जो है दुआएं दरूद करें, और तो आप इस चीज़ों को मजाक में बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग उसको अब हंस रहे हैं, दरिया रावी के करीब खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं, फैमिलियों के साथ गए हुए हैं। मैं तो इस चीज़ को हैरान हूँ कि वो दरिया रावी का चढ़ता पानी देखने के लिए फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ उन्होंने। और अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब लाहौर शहर के अंदर तमाम इदारों को अपनी एक इस्लाह करनी पड़ेगी कि दरियाओं किनारों पे, दरिया के रेडियस के अंदर जो सोसाइटियाँ, जो आबादियाँ आ गई हैं वो क्यों आ गई हैं, और अब उनको पीछे धकेल कर फॉर एवर इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। बिल्कुल, तो अब मुमकिन है। अगर आप पानी को रास्ता नहीं देंगे, उसके रास्ते पे आबादियाँ बनाएंगे तो पानी अपना रास्ता लेगा, खुद बनाएगा। आपने खुद ये सवात वाले मामले में देखा है, आपने दीगर मामले में देखा है। तो आपको पानी के रास्तों पे आबादियों को हटाना होगा, आपको वहाँ पे अप्रूवल्स ना देने के जो प्रोसेस है उस पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। अब आपको डिफ़ाइन करना होगा कि पानी आए ना आए। अब तो गैर मामूली क्लाइमेट चेंज की वजह सूरत हाल भी है ना। 5 साल बाद, 10 साल बाद भी ऐसी सूरत हाल हो, आपने उन दरियाए के किनारों को, दरियाए के जो रेडियस डिफाइन कर चुके हैं, आपने उसके अंदर कुछ भी तामीर नहीं होने देना। ठीक है, आपने कुदरती तौर पर दरियाओं को रास्ता देना है। अब हमें एक तो कुदरती आफत का सामना है, दूसरा हमें भारत से आबी जारियत का सामना है। वो पानी नहीं छोड़ता तो हम मरते हैं, वो पानी छोड़ता है तो हम मरते हैं। ठीक है जी, हमें एक परमानेंट थ्रेट है ये। तो इन चीज़ों को बड़ा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। आप दरिया रावी की सूरत हाल देख लें, लाहौर के मकाम पे देख लें, चंद कदम पे आप इस वक्त लाहौर के बॉर्डर पे खड़े हैं, क्या हालात हैं। सियालकोट तो आज आपको पता है तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई, वहाँ पे पूरी ज़िंदगी जो है मुंजमद हो गई है, वहाँ पे इस कदर थ्रेट और हालात ख़राब है। तो इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे मामलात। अभी आप रूरल एरियाज़ में निकल जाएँ, लाहौर से हट के दरिया रावी के साथ साथ आप ट्रैवल करना शुरू कर दें, वहाँ तो बुरा हाल है आबादियों का। तो मतलब सिर्फ रिक्वेस्ट ये करने की है कि इसको सीरियस लें, अल्लाह ताला से तौबा करें। ज़िले इंतज़ामिया इदारे, रेस्क्यू अगर अलर्ट है, अगर अब बड़े पैमाने पे पानी का रेले आ जाते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बंद टूट जाते हैं, तो अल्लाह के अलावा किसी का ये इख्तियार नहीं होगा कि उसको काबू कर ले। सिर्फ हम देख सकेंगे कि ये रेला गुजर जाए, और अगर कोई लोग उसमें फंस गए हैं, बह रहे हैं, तो उनको रेस्क्यू किया। इसके अलावा हम कुछ नहीं, कोई कर नहीं सकता जी। इमरान देखिए जी, तमाम इदारे हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि कल से अलर्ट है और फ्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं। मैं अपनी बात का आगाज़ ना इस चीज़ से करूँगा जो दुर्रे नायाब ने बात की कि हमें रब के हुजूर दुआ करनी चाहिए, मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। सॉरी, हमारा दीन जो है वो ख़ुद ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी कौम से नाराज़ होता है तो हर साल 1 या 2
उन्हें ऐसी मुश्किलात देते हैं कि वाकई खुदा जिससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला जो है वो नाराज़ है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 3 से 4 ऐसे वाक़यात ज़रूर होते हैं जिसमें पूरी कौम जो है वो अफसरदा होती है। उसके बाद अगर ये आ जाए, जिस तरह दुर नयाब कह रहे हैं कि हमारी कौम जो है वो इसको लोग जो है वो इसको सीरियस नहीं ले रहे। कल मैं भी चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी था, तो जब मैंने ये देखा कि रावी की सूरत हाल सुन रहा था, मैंने कहा चले विज़िट करते हैं। मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि हम तो रिपोर्टर हैं, हमने तो देखना है कि वहाँ क्या हालात हैं, ज़िले इंतज़ामिया कितनी मुतहर्रक है, बाकी डिपार्टमेंट जो है वो कितने मुतहर्रक है। और मैं वहाँ गया और वाकई मैं दुर नयाब की बात को सेकंड करूँगा कि आप यकीन जाने इतना तो ईद और दिन त्यौहार पर रश नहीं होता रावी पे जितना कल मैंने देखा है। और मैं हैरान हो गया। और वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले और दीगर सिक्योरिटी इदारे थे, मैंने कहा सर आप काइंडली डंडा पकड़ें। लाइन में जितनी फैमिलीज बैठी, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा इनको ना मारना शुरू कर दें आप। मैंने कहा खुदा ना खासा एक आधा बच्चा या एक आधी फैमिली भी पानी की नजर हो गई तो मैंने कहा आप लोगों में बात आई। कहता सर आप बात तो ठीक कर रहे हैं, तो लेकिन अगर हम इन्हें कुछ कहेंगे तो लोग वीडियो बना के लगा देंगे। मैंने कहा भाई प्लीज़ आप अपनी, ठीक है आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, लेकिन इन लोगों को पीछे हटाएं। अच्छा, दूसरी बात ये आ गई कि हम अगर बात करें, जिस तरह दुर नयाब ने बात की है कि जो नॉर्दर्न एरिया में सैलाब आया और पानी आया और सारा कुछ हुआ। देखिए बात इस तरह है कि खुदाई आफत जब आती है तो हम खुद उसको वेलकम कहते हैं कि आओ भाई तुम थोड़ा नुकसान करोगे, हम ज़्यादा नुकसान जो है करवाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि हमने पानी के रास्ते में प्लाजे बनाए हुए हैं, ठीक है, पिकनिक स्पॉट्स बनाए हुए हैं, सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि दरख्तों की कटाई। जब आप दरख्त काटना शुरू कर देंगे तो जब पानी आता है उसमें जो पत्थर आते हैं और बाकी चीज़ें आती हैं वो फिर रुक नहीं पाती, वो सीधा ऐसे आती हैं और उसके रास्ते में जो चीज़ आती है उसको ज़ाहिर कर देती है। और ये अभी हम मिसालें देख रहे हैं। और दूसरा एक और चीज़ जो है मैं यहाँ लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि कल भी मैं उस चीज़ पे सोच रहा था। मैंने ये सोचा कि देखें जब भी बारिश होती है हम कहते हैं या बारी ताला रहमत की बारिश करना, लेकिन होता क्या है कि हम वो पानी जो बारिश के ज़रिए आ रहा है, वो पानी जो हमारे सड़कों से बह रहा है, वो पानी जो हमारा सेवरेज का भी है, ठीक है, हर किस्म के पानी को हम ज़ाया करते हैं। दूसरा हमारी नहरें, हमारे दरिया जब उनमें सैलाब आता है वो भी पानी हम ज़ाया करते हैं। हम अपने वो दुश्मन ममालिक जिनको हम तो दुश्मन नहीं समझते, हम तो कहते हैं कि चले हम साया मुल्क तरीके के साथ रहते हैं, लेकिन वो हमेशा हमें दुश्मन समझते हैं। वो हर बारिश में, मैं कल एक इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट जो है पढ़ रहा था कि भारत जो है वो हर बारिश में अपना एक डैम खोलता है, उसके डैमों की तादाद तकरीबन कोई 42 से ज़ायद है। और हम जो है ठीक है हम कहते हैं कि जी हमारा जज्बा बड़ा है, हमारा ये हम दुश्मन को नाको चने चबवा देंगे। मुश्किल से 2 डैम से बड़े तो हम डैम बना नहीं पाए। हम टेक्नोलॉजी में उससे इतना पीछे हैं। हमें जिस पानी को स्टोर करना चाहिए, जिस पानी को बचाना चाहिए, जिस पानी को रहमत समझना चाहिए, हम उसको स्टोर ही नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा जी, ये साथ ही साथ नाखुशगवार वाकयात जो हुए इनका भी जिक्र कर लेते हैं। घरों की छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं जी। मुसलसल बारिश जो कल जैसे सारा दिन रही, तो हम बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे कि अपने घरों की छतों पर, अब ये तो नहीं ना दुर नायाब जाके गवर्नमेंट ने करना काम, लोग इतने बिल्कुल बेखबर बैठे होते हैं, घरों की छतों पर मुसलसल अगर पानी जमे है, आपके घर की इमारत बोसीदा है, तो ये बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, ये आपकी इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो लोग बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं, उनको एहसास इस चीज़ का नहीं है कि आपकी छतों पे परनाले जो हैं, आपकी छतों पे जो पानी बहाने वाले पॉइंट्स हैं उनको खोलना होता है, वो बंद हो जाती हैं। पूरा साल अगर इस तरह पड़े रहें तो वो पानी वो नहीं लेते। तो आपको जब बारिशें हो रही होती हैं आपको छतों पे उनको परनालों को ज़रूर चेक करना और जिनके खस्ताहाल मकान है हम आज तक करते हैं, इमरान भी और मैं भी, हमें याद होगा कि हम जब तक अपने घरों में इस तरह थे हम परनाले लाजमी चेक करते हैं और नहा भी लेते हैं बारिश में, चलो मौका भी मिल जाता है। अच्छा, परनाले चेक करें आप परनाले नहीं चेक करते तो आपकी जो छतें हैं कमज़ोर छतें हैं, आपको पता है आपके छतों में जिस बहाव पे पानी कहीं मौजूद होता है, आपको पता होता है कि ये वाले कमरे पे या ये वाली छत पे पानी ज़्यादा है, आपने छत पे पानी नहीं खड़े होने देना। और ये जो ड्रिजिंग होती है कि मुसलसल बारिश हो रही है, ये कमज़ोर छतों को बहुत नुकसानदेह होती है, ये बिल्डिंगें गिराती है। अब पानी जहाँ पे गिरता है वो डबल ट्रिपल कैपेसिटी में उस बिल्डिंग की बुनियादों पर बोझ बढ़ाता है, और वो जैसे बोझ बढ़ता जाता है वो उसके कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि छतों में, परनालों में पानी ना खड़े होने दें किसी सूरत भी। पहले लोग एहतियात करते थे, ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक थी, उन्होंने डेंगू की चक्कर में लोगों की छतें भी चेक की, परनाले भी चेक किए, जाके हर चीज़ उन्होंने देख ली। अब तो खैर किसी को परवाह ही नहीं ना, तो अब तो नहीं चेक किया जा रहा।
तो पहले वो भी चेकिंग हो रही थी, अब पंडालों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात लोग उठा रहे हैं। दूसरा, लाहौर शहर का जो इमरान मुझसे ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेगा, सबसे बड़ा मसला पुरानी खस्ता हाल बोसीदा इमारतें हैं जो ख़तरनाक इमारतें हैं, और वो अब थाउजेंड्स में हैं, हज़ारों में हैं। आपने उसका क्या प्लान किया, वहाँ पे लोगों को क्यों नहीं शिफ्ट किया, उनको आर्जी मकानात में शिफ्ट करके उनको रिपेयरिंग प्लान क्यों नहीं दिया? आप 137 अरब तो लगा रहे हैं, आप 200 अरब पता नहीं किस पे लगा रहे हैं, 100 अरब किस पे लगा रहे हैं। तो काइंडली अब रिहेबिलिटेशन ऑफ द ये प्रोसेस जो है पुरानी इमारतों का, ख़तरनाक इमारतों का, वॉल्ड सिटी का, अंदरून का, गरीब लोगों का, अब उनको भी तेज़ करें। वहाँ पे प्रॉब्लम दो है, एक तो गरीब लोग हैं, बहुत गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं, शायद वो 300 रुपये दिहाड़ी भी नहीं कमाते होंगे, बमुश्किल कोई 500 रुपये दिहाड़ी कमाता होगा। वो किस तरह से अपनी छतों को रिपेयर करेगा, वो किस तरह से अपने पंडालों को रिपेयर करेगा, वो किस तरह से नए लेंटर डालेगा? इतनी ज़्यादा कॉस्ट हो चुकी है। एक कमरा अगर आपने छत पर डालना हो ना, आपके 7 से 10 लाख रुपए लग जाते हैं, छोटा सा कमरा, ठीक है जी। कौन कैसे करेगा? सरकार उस तरफ क्यों नहीं आ रही? उनको ख़ास तौर पे आप जो सस्ते घर बना रहे हैं उनको स्कीम के तहत क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा? तो अब इमरान इस पर आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेगा कि लाहौर शहर के कौन कौन से इलाके हैं जिसके अंदर बोसीदा इमारतें खड़ी हैं, खुदा ना खास्ता किसी लम्हे में वो ज़मीन बोल सकती है। आप देखिए, इस गवर्नमेंट के हवाले से बात करें ना, मुस्लिम लीग नून के एक काम बड़ा अच्छा इन्होंने किया था, जो कि इन्होंने आशियाना हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी। बहुत आबादी शिफ्ट की उसमें इन्होंने क्या किया था कि बेचारे वो लोग जो वाकई डिजर्विंग थे, शहबाज शरीफ साहब जो है तब वज़ीर आला थे, इन्होंने वो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया था। भुगता भी बहुत थी। हाँ बिल्कुल, उसकी इनॉग्रेशन, लेकिन लिटरली उसकी जो बेल्टिंग हुई थी ना वो शफाफ थी। यकीन जाने, मैं ये नहीं कहता कि 100% गरीबों को दिया होगा या बिल्कुल गरीबों को नहीं दिया गया, लेकिन मैं अगर मैंने भी अप्लाई किया था, नहीं निकला, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसमें वो नहीं, जो लोग डिजर्विंग थे ना उनको मिला। गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, देखें, जब आप ऐसी सोसाइटीज बनाते हैं या आप कराची की तर्ज पे यहाँ पर फ्लैट सिस्टम बना दें, वो आप बेघर अफराद को देने से पहले उन लोगों को दें जिनकी जानों को खतरा है, जिनके पुराने बोसीदा मकान है, जिनके घर में फाके हैं, उनको आप वहां पर शिफ्ट करें और उन घरों को या मसमार कर दें या वहां पर फिर कोई बिल्डिंग बना के आप खुद उसको सरकारी तौर पर रेंट आउट कर दें, या जो भी आपने करना है वो करें, कमर्शियल कर दें। जी बिल्कुल, ये वो चीजें होती हैं कि जब आपने प्लानिंग करनी हो कि आपने अवाम के लिए कुछ फलाह बहबूद के लिए करना है, उसके बाद आप फिर उन लोगों की तरफ आ जाएं जो गरीब है, मुतवसत है, दिहाड़ीदार है या बेघर है, आप उनकी तरफ आ जाए। पहले आपको उनको सेव करना चाहिए जिनकी जानें हर साल बारिश में, हर साल क्या, हम तो तकरीबन हर महीने में देखते हैं कोई ना कोई छत गिरी है, बेचारे बच्चे जो हैं वो जाँ बाग हो गए हैं, मियाँ बीवी जाँ बाग हो गए हैं या बुजुर्ग जाँ बाग हो गए हैं। तो सबसे बड़े तो वॉल सिटी है, उसमें जो अंदरून लाहौर है उसमें सबसे ज़्यादा पुराने मकानात हैं, और उसका बेड़ा गर्क तो माजरत के साथ हमारे इदारों ने खुद कर दिया कि वहाँ पर तामीरात ऐसे हुई कोई पूछने वाला नहीं था। रातों रात प्लाजे बन जाते थे और हम देखते रहते थे कि यार ये अंदरून को हो क्या गया। आप खुद अंदरून के रहने वाली हैं, आपको खुद उस चीज का पता है, कोई वहां पूछने वाला नहीं। और दूसरा ये नो डाउट हम लोगों को बार बार प्रोग्राम में कहते रहे कि अपनी छतों जो है आप खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। और इसके साथ साथ ये है कि जो दुर्रे ने आपने बात की डेंगू के हवाले से, यकीन जाने मैं तो कहता हूँ कि इकबाल टाउन में मैंने तो अब नहीं देखा, तकरीबन 1 साल हो गया या 1.5 साल हो गया, डेंगू की कोई एक्टिविटी नहीं हुई। अगर आपके इलाकों में हुई है तो आप कोई हो ही नहीं रही। मानसून गुजर गया, बारिशें तकरीबन गुजर गई, छठा स्पेल उसका आ गया है, एक बंदा भी जो है वो नहीं आया चेकिंग के लिए। पहले तो स्टिकर जो है वो चिस्पा होते थे जिसके घर से डेंगू लार्वा निकलता था और उसको पता होता था कि भाई ये स्टिकर लग गया तो एफआईआर होगी ना। उस टाइम पे कैप्टन उस्मान डीसी थे, वो मुतहरिक होते थे, वो खुद कब्रिस्तानों में जाते थे, वो खुद टायर शॉप्स में जाते थे, तो फिर तो आपकी टीम टायर शॉप भी अब चेक नहीं होती, कुछ भी नहीं। अब स्कूल अब रूटीन की देखें जो काम हो रहे हैं वो नजर आते हैं, उसकी हम भी तारीफ करते हैं, हम मुतरफ हैं, सफाई की बहुत अच्छे हालात बेहतर हो गए हैं। आपका वासा जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अगर बाकी जिलों के वासा देखें, आपके बाकी सूबों के निकासी आपके मामला देखें, जो काम कर रहे हैं वो नजर आते हैं। बारिश के बाद हमारे सामने सूरत हाल जी सूरत हाल है। अब हम इस चीज पे आ गए हैं कि बारिश के अंदर जो सूरत हाल पैदा होती है, बारिश रुकते ही कुछ मिनटों में या 1-8 घंटे के अंदर वो सब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है जी, सफाई की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है। सफाई अब रूटीन में उठाया जाता है कूड़ा, और मैं तो आजकल इतनी सख्ती देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ कभी भी कूड़ा नहीं उठाया जाता था, अब वहाँ पे भी LWMC के एहलकार नजर आते हैं। जो चीज़ है हम उसकी मोतरफ भी है, हम तारीफ भी करते हैं, हम तनकीद बिला तनकीद नहीं करते, लेकिन जो चीज़ नहीं हो रही, आपकी प्राइस कंट्रोल नहीं चेक हो रहा, आपकी डेंगू सर्विलेंस नहीं हो रही, आपका जो व्यापारी है
जो दुकानदार है वो दोनों हाथों से लूट रहा है और उसकी जिम्मेदार हुकूमत की ऊपर भी आती है कि वो गवर्नेंस नहीं कर रहे, वो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस फौरी अमल होना चाहिए अगर आप आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है लेडी वेलिंगटन अस्पताल में एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो हैं वो जो सैंपल के लिए आए थे वो मरीजों को लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। सो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बड़ा अहम मसला है। क्यों हंस रहे हैं? मैं तो परेशान हूँ। इमरान ने भी सैंपल पर टीका लगवा दिया है। नहीं वैसे ये लेडी वेलिंगटन मैं ये कहने लगा था कि शायद किसी हॉस्पिटल में फिर आप बात करने लगी हैं कि किल्लत हो गई अद्वियात की। मैं इस बात पे कि सरकार को एक लिस्ट जो है वो जारी करनी चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट को कि इस हॉस्पिटल में ये मेडिसिन अवेलेबल है। बस ये ना कि इस हॉस्पिटल में ये मेडिसिन मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि हर हॉस्पिटल में मेडिसिन है नहीं, और अगर मौजूद हैं तो अल्लाह माफ़ करे फिर ऐसे वाक़यात जो है वो सामने आते हैं कि सैंपल के लिए आए हुए इंजेक्शन जो है वो लगाए जा रहे हैं। साहब ने 2 दिन पहले मेरे साथ लड़ाई की और दावा ये किया कि हर अस्पताल में हर दवाई मौजूद है। ये किसने कहा? आमिर रजा खान। आमिर भाई ठीक कह रहे होंगे। पता मैं उसकी जस्टिस मैं दूंगा। मुझे समझ ही ना आती। आमिर भाई की ड्यूटी टाइमिंग जो है ना वो सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक है। अच्छा। सरकारी हॉस्पिटल में जो काम होता है वो सिर्फ इन्हीं घंटों में होता है। उसके बाद तो तमाम डॉक्टर जो है वो प्राइवेट शिफ्टों में या प्राइवेट हॉस्पिटलों में या प्राइवेट क्लिनिक्स में चले जाते हैं। अब ऐसा है, हम देखें बिल्कुल भी वो नहीं। कुछ लोग बताते हैं कि जी मैं चश्मदीद गवाह हूं, बुनियादी दवाइयां मिल जाती हैं। ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बुनियादी मैं खुद स्लिप लेके जब मैं काउंटर पे गया हूं, पैनाडोल की क्या औकात है, डॉक्टर ने जो रेफर की है उसने लिखा कि जी 7 पैनाडोल जो है वो स्लिप पे था कि 7 पैनाडोल जो है वो दे दी जाए। उन्होंने 2 दी। अच्छा मौजूद थी, काट के रख ली। मैंने कहा ये आपने क्यों काटी? कहता जी बाकी भी किसी को देनी। तो क्या तरीका है कि जब गवर्नमेंट ने आपको कहा हुआ है आपके पास फंड। अच्छा, उस हॉस्पिटल को 1 महीने पहले करोड़ों रुपया दिया गया सिर्फ अद्वियात की मदद। 1 महीने पहले। देखिए मैं हैरान हो रहा हूँ यार कि आपको फंड्स मिल रहे हैं, मैनेजमेंट आपकी ठीक है, उसके बावजूद आप मरीजों को। अच्छा, मुझे किसी ने शिकायत की थी तो मैंने वो वाली बात आमिर भाई के आगे कोट की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप गलत, दवाइयां अस्पतालों में। अब जब मैंने उसको बताया दुरानी, आप जब मैंने उसको ये बताया उस अटेंडेंट को, मैंने कहा भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, सिटी 2 में रिपोर्टर हूँ, आपको पता है उसने फिर क्या किया? उसने मुझे 2 इजाफी पत्ते दे दिए पैनाडोल के। मैंने कहा इसमें तो 7 लिखे हैं। कहता भाई 2 ले हैं। मैंने कहा यार ये ज़्यादती है, ये आवाम के साथ। अब ये ना मैं इसके मेरे पास काउंटर आर्गूमेंट है। जो आपने आमिर भी ने बात की, जो इमरान बात कर रहा है कि देखें वज़ीर आला ने बहुत अच्छा काम किया। निगरान सेटअप के बाद आके उन्होंने सबसे पहले मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने फंड रिलीज़ किया। वो बेचारी जो कोशिश कर सकती थी कर रही। उन्होंने बलाए ताक रख के कि इतने फंड्स चाहिए, उन्होंने जहाँ से भी अरेंज किए उन्होंने अस्पतालों को फंड दिए। और हमने खबरें दी कि आज चिल्ड्रन हॉस्पिटल को इतने करोड़ मिल गए, जनरल को इतने पैसे मिल गए। अब हर बंदा तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर फिरौन बना हुआ है। ठीक है, इमरान ने जो एग्जाम्पल दी, अब वहाँ पे वज़ीर आला, वज़ीर सेहत या सेक्रेटरी सेहत क्या कर लेंगे? आपका एक छोटा सा स्टोर कीपर जो है वो इमरान को लिखी हुई 7 गोलियां देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे इशू है। जी, यहाँ पे इशू है। मॉनिटरिंग शुरू होती है फिर आपकी। और निगरान वज़ीर आला मोहसिन साहब भी जब जाते थे, स्टोरों में अद्वियात मौजूद होती थी, लोगों को बाहर चिट्टे देकर रेफर कर दिया जाता था। और मैं तो आई विटनेस था। तो जब उनको पूछा जाता था कि आपने क्यों कहा, तो वो फिर बड़े शर्मिंदा अपनी तरफ से होकर दोबारा निकालते थे। जायजा लिए चीजों का। तो सिचुएशन अभी भी फिर यही है। सिचुएशन यकीन जाने कोई थर्ड पार्टी ऑडिट हो ना, मैं आज लिख के देने को तैयार हूं कि आपका हर सरकारी हॉस्पिटल में से अद्वियात चोरी हो रही है और बाहर फरोख्त हो रही होंगी, अगर कोई थर्ड पार्टी ऑडिट जो है। तो फिर ये रिस्पांसिबिलिटी सीएम साहिबा की नहीं। उन्होंने तो फंड्स जनरेट कराए, फौरी अस्पतालों को दे दिए, यहाँ तक काम है। उसके बाद जो अंदर काली भेड़े मौजूद हैं तो उनको पकड़ना, उनकी निशानदेही। देखिए ना, महकमा सेहत है, महकमा सेहत की इतनी बड़ी फौज है, महकमा सेहत के अंदर मुलाजमीन हैं, महकमा सेहत के अंदर सेक्रेटरी साहब की, डिप्टी सेक्रेटरी, पता नहीं कौन कौन से उनके ओहदे हैं, वहाँ पे लोग मौजूद हैं। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर विजिलेंस सेल बन चुका है। वो विजिलेंस सेल क्या कर रहा है? अब हर चीज़ पे भी अगर हम उस विजिलेंस सेल ने तो खुफिया मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट बिल्कुल, अगर हर चीज़ पे भी हम अगर चीफ एग्जीक्यूटिव को ही जिम्मेदारी समझे तो नाजायज़ और ज़्यादती वाली बात है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व निगरान सेटअप में भी की कि अद्वियात मौजूद होती थी, नहीं दी जाती थी, बाहर से लिखी जाती थी। आज अद्वियात मौजूद हैं, इनका जो डेफिसिट का कोटा था इस गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पे उसको पूरा कर
दिया है, अब वहाँ पे भी लोगों को ख्वार किया जा रहा है। अब मैं खबर की तरफ वापस आता हूँ कि ये लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि औरतें जो हैं बेचारी वहाँ पे वो ज़्यादा समझ बूझ भी उस तरह से नहीं रखती जिस तरह मर्द रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा बेचारी पढ़ी लिखी भी उस तरह से नहीं होती जिस तरह आपका फील्ड में काम करने वाला कोई मर्द या कोई मामूली काम करने वाला भी मर्द होता है। उनको बेवकूफ बनाना, उनके जज्बात से खेलना, उनकी सेहत से खेलना आम बात हो गई है। खवातीन आती हैं ज़च्ची के मसाइल के साथ, जी। तो उन पे एक्सपेरिमेंट करना अब जो बनती है। मुझे अपनी सिर्फ ये तकलीफ बता को दें। लेके बड़ी मुश्किल से कोई बेचारे वहाँ पे किसी की तरला करके, किसी से गाड़ी सही कह रही लेकर, किसी से रिक्शे में बैठकर जो आती हैं ज़चकी की सूरत में, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी करना ये तो अब बनता ही एक्सपेरिमेंट नहीं उन है। खवातीन पे करने बनते हैं। और ये क्यों किया जाता है, मैं आप उसी तरफ भी आता हूँ। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनसे सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और जो आपकी अद्वियात आपके पास पड़ी होती है स्टोर में, वो बाहर बेच देती है, क्योंकि सैंपल नॉट फॉर सेल होता Not है। for sale। उसके ऊपर mention इतनी होता बड़ी स्टैंप लगी होती Mention होता है उसके अब मैं आपको उस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि रिप्लेस क्यों किया जाता है। लोगों को सैंपल ठोक के उनकी असल अद्वियात मार्केट में बेच के पैसा बनाया जा रहा है। अस्पतालों में ये घिनौना खेल खेला जा रहा है। ये पूरा एक माफिया आपका। एग्जैक्टली जी। कोई और एक आधा बंदा नहीं है, एक आध पूरी बंदा चेन नहीं है, आपकी। एक आध बंदा नहीं है। तो सैंपल्स को रिप्लेस करके लोगों पे लगाया जाता है। वहाँ पे जो 1000 2000 5,000 के टीके हैं, जो भी मेडिसिन हैं, उनको बल्क में वहाँ से निकाल के बेचा जाता है और उसकी कमी को पूरी करके अपनी जेबों में पैसे भरे जाते हैं। इसलिए लोगों को सैंपल लगाए जा रहे हैं। जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी ख्वाजा सलमान रफीक साहब से कि खुसूसी तौर पर जी इस तरह के मामलात का नोटिस लें। ये जो आपका विजिलेंस सेल बना है, मॉनिटरिंग खुफिया कराएं। ये जो अनासर हैं इनको प्लीज, जिस कंपनी के सैंपल लगाए गए उस कंपनी को जवाबदेह होना चाहिए। उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव से पूछा जाए कि आपके सैंपल अस्पतालों में कैसे पहुंचे। मैंने इस प्रोग्राम में कोई 1.5 महीना पहले यहाँ पर बैठ के एक बात की थी कि जनरल हॉस्पिटल में आर्थो का जो शोबा है, वहाँ पर जो आर्थो के पेशेंट होते हैं उनकी सर्जरी से पहले उनको एक इंजेक्शन लगता है जो कि सरकारी तौर पर मुफ्त है। बाहर से वो तकरीबन मिलता है कोई 12 से 14 हज़ार रुपये का मिलता है, ठीक है, वो फ्री है, ठीक है। मैंने कहा था 1.5 महीना पहले कि मुझे वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स, उन्होंने कहा भाई ये इंजेक्शन फ्री है लेकिन हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये 2-3 दिन पहले दोबारा चेकअप था मेरे अजीज़ का, तो मैं उनके साथ चला गया वहाँ पर। मैं गया तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा वो इंजेक्शन आएगा नहीं? कहता सर इंजेक्शन हॉस्पिटल में होते हैं लेकिन हमारे पास नहीं। तो वो आगे कहते कि आप खुद समझदार है। जब उन्होंने ये बात कर दी तो अच्छा, एमएस वाली बात पे भी मैं आखिरी बात करूंगा कि एमएस पे भी जिम्मेदारी तब आप निकालें उससे पहले जब उससे पूछा जाए कि तुम्हारा जो हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट है, जो इंचार्ज है, वो एमएस से भी ताकतवर है। इमरान वाली बात कि वो एमएस को भी, डॉक्टर्स को भी दवाइयां इंजेक्शन देते उनको मौत पड़ रही होती है। जो इमरान की बात है कि इमरान को तो डॉक्टर ने बता दिया कि भाई इंजेक्शन है, लेकिन वो हमें भी नहीं दिए जाते। ये सिस्टम होगा तो फिर क्या कोई कुछ कर सकता है जहां पर एमएस से ज्यादा ताकतवर आपका और मरीज के लवाकिन 7वें फ्लोर से बेचारे जनरल हॉस्पिटल में बाहर जा रहे हैं, उतर के बाहर जा रहे हैं, लिफ्टें वैसे नहीं वहां चल रही। और फिर जब गरीब बंदे को जेब से पैसे खर्च के भी प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा, तो इसमें फिर आप सीएम साहिबा क्या कर लें जी? सीएम साहिबा फिर घर बार छोड़ के, बाकी मामला छोड़ के किस अस्पताल में जाके बैठे और देखें कि मामला चल रहे नहीं चल रहे। मेरे ख्याल से खुफिया मॉनिटरिंग नहीं, यहाँ प्रॉपर टीमें बिठा देनी चाहिए जो देखें कि अस्पतालों में मरीजों के साथ आखिर किया क्या जा रहा है। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। दुरे ना आया आपकी खबर है जी, मिनिस्टर हाउसिंग से सोसाइटीज़ के वक्त मुलाकात की, क्यों की? अच्छा, ये अपना नए रूल्स ला रहे हैं। अच्छा। और उसमें एक तो वो एजेंडा था, दूसरा लो कॉस्ट हाउसिंग पे अब ये सोसाइटीज़ को इंगेज कर रहे हैं कि आप जो अपने अंदर इतनी महंगी ज़मीनें बेच रहे हैं, आप कुछ हिस्सा लो कॉस्ट गरीब लोगों के लिए भी मुख्तस करें। अपनी जो सोसाइटी है उनके अंदर कोई एक ब्लॉक माजरत के साथ जिन गरीबों की फाइलें खा गए वही वापस दिलवा दें। अब यही मैं सवाल एक हुकूमत से करता हूँ, वज़ीर हाउसिंग से करता हूँ कि जिन्होंने इतने शहाना किस्म के घर बना लिए हैं, सोसाइटी को महंगा दाम बेच दिया है, वो अपने अंदर इन गरीब लोगों को जो बेचारे बमुश्किल 3 मरले को लो कॉस्ट हाउसिंग में रेट्स वो हजम करेंगे? ठीक है, वो तो चाहेंगे कि इनको बॉर्डर बना दिया जाए, इनको सोसाइटी विद इन सोसाइटी इनको एक दीवार बना के बिल्कुल अलहदा कर दिया जाए। तो ये जो क्लास डिफरेंस है इसको भी मीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब आप जो इस तरह बुला के कह रहे हैं कि जी ठीक है हुकूमत लो कॉस्ट हाउसिंग पे काम कर रही है, बहुत सारे शहरों में बहुत सारी जगहों पे सोसाइटियाँ लॉन्च की जा रही हैं और आप उसको अपनी छत, अपने ज़मीन वाला प्रोजेक्ट पे भी घर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन ये बड़ी बड़ी जो शाहाना सोसाइटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनको लोग आम इलाकों को छोड़ के अब वो कहते हैं कि ये गरीब लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सब्जाजार वाले, इकबाल टाउन लोग तो वाले, अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए अपने कौन लोग हैं घर बेच वो अब घर बेच के अपने पुराने आबाई सारे घर बेच के अब बड़ी बड़ी शाहाना सोसाइटियों में जा रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे मॉडल्स में जा रहे हैं। अब वहाँ पे आप ये बात करें कि जी अब गरीबों को भी यहाँ पे कुछ हिस्सा दें तो वो कोई देगा? अब सोसाइटी मालकान ने सुन तो ली है लेकिन अमल दरामद कोई नहीं करेगा। कोई अपने चमकती दमकती दुकान के अंदर किसी को ठेला लगाने की इजाज़त नहीं देता, कोई भी अपने किसी खूबसूरत बाजार के अंदर किसी को रेडी घुमाने की इजाज़त नहीं देता। अब ये प्रॉब्लम हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होगा। आपको खुश करने के लिए सरकार को कुछ सोसाइटियाँ कमिट करेंगी, लेकिन सरकार चली जाएगी, ना ज़मीन दी जाएगी, ना गरीबों को फाइलों पे प्लॉट दिए जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो ये फंसाने वाली बात है। आप अगर गरीबों को फंसाएंगे इस तरह, बजाय कि आप खुद ज़मीन अपनी सरकार है, आप अपनी ज़मीन लें, अपनी ज़मीन ले के लो कॉस्टिंग सोसाइटी बनाएं और वहाँ पे वो फैसिलिटी दें जो आज एक क्लास सोसाइटी में दी जाती है, तो तब इन लोगों के मुंह पे वो तमाचा है जो आप देना चाहते हैं। अदरवाइज क्लास डिफरेंस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इमरान। देखिए जी, आपने बात की कि सोसाइटीज़ के वक्त ने वज़ीर आज़म के साथ जो मुलाकात किया, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो LDA के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि सरकार के अंडर जो सोसाइटीज़ हैं तो वो किसके अंडर है? ज़्यादातर LDA की अपनी सोसाइटीज़ हैं। अगर आप इस तरफ आ जाएंगे, क्या आवाम को सहूलत मिलेगी? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि दुर नयाब तो इस चीज़ इच्ची हर चीज़ जानते हैं इस चीज़ की कि LD एवेन्यू के हवाले से बात करें, वहाँ पर जो मसाइल रहे हैं और सालों से लोगों को रहे हैं, जिस पर हालांकि अरबों रुपए के तरक्याती काम उस सोसाइटी में हुए, लेकिन उसके बावजूद लोगों की फाइलें जो हैं वो पता नहीं कितने हाथों जो है वो बिकी हुई। खैर अब जो है वो हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन एक अरसे बाद, कई सालों बाद, 10, 15, 20 सालों बाद ये तमाम चीज़ें जो है वो लिटरली लोगों को मुतासरीन को, ठीक है, ये तो हमने तस्वीर का एक रुख बता दिया। दूसरी बात ये है कि ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ है ना, ये एक बहुत बड़ा माफिया है। ये वो माफिया है जिसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई जो है वो अमल नहीं, कोई जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। प्राइवेट सोसाइटीज़ के हवाले से बात करें, मैं ये नहीं कहता कि वो किस किस्म की सहूलियत दे रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने ज्यादतियाँ सरकार के साथ की हैं, अवाम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि पहले इन्होंने क्या किया। पहले इन्होंने ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया में कन्वर्ट कराया और किया भी, फिर सोसाइटीज़ बनाई। चले आपने सोसाइटीज़ बना दी, चले ठीक है, आपने फिर क्या किया, दरख्त काटे, सब कुछ काटा। उसके बाद आपने क्या किया कि सोसाइटीज़ के अंदर जो मसाजिद के लिए जगह है, जो पार्क्स के लिए जगह है, या जो बैंक प्लज प्लॉट्स होते हैं या सरकार प्लज प्लॉट्स होते हैं, उन पर भी आपने कमर्शियल प्लाजे जो है वो बना दिए। और आज मैं बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ, और आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाई। क्या ये लोग गरीबों को जगह देंगे? ये तो आप वाली बात है कि जो लोग वहां पर प्लॉट्स ले लेते हैं, फाइलें ले लेते हैं, वो बेचारे जब अपना हक लेने जाते हैं उनको मार के पीट के निकाला जाता है, और वो वीडियोस जो हैं वो फिर सोशल मीडिया पे अपलोड की जाती हैं, और फिर इनके खिलाफ कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया है। ये इसी वजह से कल जो वज़ीर हाउसिंग ने इनसे मुलाकात किया तो उसमें उन्होंने इनको साफ ये कहा है कि जी हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए, कानून साजी भी कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपने मसाइल तो बता दिए, फिर अच्छा किया वज़ीर हाउसिंग साहब ने उनसे ये कहा कि भाई सरकार जो सस्ते घर बना रही है, तो आप अपनी सोसाइटियों में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब आप यकीन जाने जाती उम्रा से भी आगे, मतलब दुरनियाब बेचारा शहर से बहुत दूर एक सोसाइटी में रहता है, बहुत दूर एक सोसाइटी में रहता है लिटरली, और वहां पर भी 3 मरले का प्लॉट जो शुरू हो रहा है ना, वो तकरीबन 50 के करीब शुरू हो रहा है। 3 मरले का प्लॉट, और वो जा रहा है 70-80 तक जा रहा है वो प्लॉट। आप ये देखिए कि शहर कितना फैल गया है, और सरकार अगर सरकार चाहे तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज में वो लोग कॉस्ट हाउसेस जो है वो बना सकती है। अच्छा इमरान को पाबंद कर सकती है। इमरान ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार जो है हमारी रॉ जमीनों के अंदर स्ट्रक्चर प्लान रोड काटे, नई सड़कें बनाए, जाल बिछाएं, लेकिन हम बदले में कुछ ना ताकि इनकी वैल्यू बढ़े, ताकि इनकी वैल्यू तो बढ़ जाए लेकिन जो आम लोगों की वैल्यू है वो ना बढ़े। इसका एक ही हल होता है जो मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि आपकी सोसाइटियाँ जिस तरह आप रहती हैं, सब्ज़ाजार में इमरान रहता है, इकबाल टाउन में, अब ये बहुत ज़्यादा जो बुनियादी सहूलियात से आ रही हो गई हैं, बिल्कुल इन पे अब पैसे लगाने की जरूरत है। आप कंपटीशन डालें ना, लोग क्यों जाएं? भाई मुझे अगर इतना अच्छा यहाँ पे रिहाइश मिले तो मैं दुनिया के उस कोने शहर में जाके क्यों रहूं? बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, 17 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं LD एवेन्यू 1 पर,
किस तरह से इस्तेमाल? LD Avenue 1 पे 11 अरब पहले खर्च किए जा चुके हैं 2002 से लेके आज तक, लेकिन आज भी वहाँ पे पेरिस बना रहे हैं उसको। मिसिंग फैसिलिटीज है ना, मिसिंग फैसिलिटीज है ना वहाँ पे सड़कें बेहतर हैं, ना वहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स हैं, पार्क वहाँ पे मौजूद नहीं है, बुरे हालात हैं, सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है, एंट्री एग्जिट का सिस्टम कोई नहीं है, हर तरफ से ये LDA की अपनी सोसाइटी और ये LDA की अपनी सोसाइटी है, वो सोसाइटी जिसने तमाम प्राइवेट सोसाइटीज पर लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट अब मजे की बात है कि ये जो सोसाइटी जिस पॉइंट पे है, ऑरेंज लाइन उससे चंद कदम पे, ठीक है जी, और आपके जो इंटरनल अब सिटी जौहर टाउन में तकरीबन इंटरनल सिटी बन चुका है ना, रिंग वो रोड आपके भी चंद बिल्कुल कदम करीब पे, है। रिंग रोड इंटरचेंज चंद कदम पे। अब प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आ रही है कि आपने LD Avenue 1 के अंदर बैठे जो रहायशी हैं उनको इतना आपने सहूलियात से फ़र्क किया हुआ है बेचारों के पास कि ना वहाँ पे पानी ठीक है, ना वहाँ पे बिजली पूरे ज़ोरों शोर से आती है, फ्लक्चुएट करती है, पूरा उसमें करंट नहीं है। वहाँ पे प्रॉब्लम जो है जानवर जो है मवेशी हैं आसपास वो फिर रहे होते हैं अंदर लोगों के घरों के आगे भी। अजीब, आप कहते हैं कि यार हम देहात में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी के अंदर प्लॉट फ़र्ज़ करें अगर मिसाल के तौर पे 50 लाख का है, उससे आगे जो सोसाइटी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, फिर बड़ी दिल आज़ारी होगी, मुझे भी बड़ी जवाब पुरसी का सामना करना पड़ेगा, 9-9, 10-10 किलोमीटर आगे सोसाइटियों में उससे दुगनी कीमतों में प्लॉट हैं, करोड़ करोड़ रुपए में प्लॉट मिल रहे हैं। तो उससे अच्छी लोकेशन, उससे 10-15-9 किलोमीटर पीछे लोकेशन पे प्लॉट इतने सस्ते क्यों हैं? ये सवाल का आज तक LDA जवाब नहीं दे सका कि ये कौन सी रॉकेट साइंस है कि लोग आपकी लोकेशन छोड़ के आगे 10-15 किलोमीटर चले जाते हैं और 50 लाख का प्लॉट आपका छोड़ के करोड़ का प्लॉट वाले ले लेते हैं, ठीक है जी, आपसे नहीं लेते। बोलते नहीं है ना, रोड्स नहीं है, लाइट्स नहीं है, पार्क्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वाटर सैनिटेशन, ये चीजें नहीं है। मैं पहले PHO को ये तनकीद का सामना उनको करवाता था कि आप पहले बताएं, आप आर्टिफिशियल ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं अपना काम छोड़ के, ना पौधे लगा रहे हैं, ना ग्रीनरी बढ़ रही है। LDA को अब टाइलों लगाने से फुर्सत मिले तो ना, गुलबर्ग में इन्होंने एक शोशा पकड़ लिया है और पता नहीं इनके दिमाग में कहाँ से आया है कि हर जगह टाइलें लगा दो, और अब वहाँ पे लोग पार्किंग करते हैं। पहले भी एक बार लगी थी दुरे भाई, पहले भी जब हम बीट करते थे तब भी तो लगी थी पूरे शहर में। आपकी शायद नजरों से मेरी ये खबर नहीं गुजरी कि वो टाइलों वाला किस्सा क्या है। वो 3 अरब से स्टार्ट हुआ, अब तो गुलबर्ग के अंदर ही प्रोजेक्ट है, अभी 3 अरब गुलबर्ग के अंदर ही रहते हुए वो अब 3 अरब की टाइलें लग गई, 8 अरब पे पहुंच चुके हैं। आपने शायद मेरी खबर गुजरी नहीं यार, कुछ दिन पहले मैंने एक खबर दी थी कि LDA की अथॉरिटी में ये एजेंडा पेश हुआ है और उस पर उन्होंने कहा जी कि अब हम गुलबर्ग के अंदर, और ये पहले 2-3 ब्लॉक्स थे, उस पर उन्होंने 3 अरब रुपया लगाया, अब हम 15-16 सड़कें गुलबर्ग की ही और शामिल करना चाहते हैं, 15 सड़कें सिर्फ जो 60 फीट एंड अबव है, उस पे हमारा 5 अरब 75 करोड़ का बस मामूली सा बात प्रायोरिटीज की है ना। अब बात इस तरह है कि आपके जितने वुज़रा हैं जितने काबीना में, लेकिन इमरान उससे पहले बताइए उस 8 अरब में क्या क्या हो सकता था, आप ये बताइए। मैं आप उस तरफ आए पहले कि गुलबर्ग की तरफ ध्यान क्यों है। आपके असम्बली में जितने अरकान असम्बली बैठे हैं, मोस्टली ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, MPs MNs जितने बैठे हुए हैं, वुज़रा जितने बैठे हुए हैं, ठीक है, सेनेटर जो बैठे हुए हैं, इन तमाम की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल प्लाजे गुलबर्ग में, तो भाई ध्यान आपका उधर ही होगा ना, ध्यान तो आपका उधर होगा। 1000 दर्जे बेहतर यह है कि आपका बाकी जो पसमानदा शहर है यार उसको बेहतर करें, खुदारा उनकी जिंदगी आसान करें, फिर आप इसमें करें, किसी को कोई मसला नहीं। बरकत मार्केट वाई जंक्शन को एड्रेस कर सकते थे, 3 अरब उसके लिए चाहिए। आप करीम ब्लॉक वाले को मोटरवे से मिला सकते थे, 2-3 अरब उसके लिए चाहिए। अब 8 अरब में क्या नहीं कर सकते थे। मुल्तान रोड बेचारे को देख रहे हैं अभी भी आप। तभी होगा जब आप करना चाहेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। खबर यह है कि सरकारी सातिज़ा के प्राइवेट पढ़ाने पर पाबंदी, सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। वजूहात इसकी क्या हैं, इमरान यूनिस? देखिए जी, जो रिजल्ट आए जो वजह नहीं, ये बात नहीं है। बात इस तरह थी कि आपके जो स्कूलों के साथिया हैं वो क्या करते थे, वो स्कूल टाइमिंग में ही प्राइवेट अकेडमी में पढ़ाया करते थे। ये कैसे पॉसिबल? क्या किया? क्यों नहीं भाई, यहाँ क्या पॉसिबल नहीं है? हाँ। क्या पॉसिबल नहीं? जी जी बिल्कुल। अच्छा। सरकारी स्कूलों के साथ कई ऐसी शिकायत जो है वो मसूल हुई थी और उसमें ये था कि यानी टीचर स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। भाई यही करते थे, अटेंडेंस मार की और उसके बाद एक आधी क्लास ली और उसके बाद चले गए।
वहाँ पर कौन सा ऐसा इन आउट अच्छा, का वैसे कोई ऑनेस्टली स्पीकिंग हम मैकेनिज्म भी है? सरकारी स्कूलों में पढ़े, उस टाइम पे तो ये सब कुछ नहीं यार आप यकीन जाने हम खुद पढ़े हैं और हमारे साजा सर पे बैठे रहते हैं, हम तो दुआएं करते थे कि मैक्सिमम कोई टीचर शाम को पढ़ा देता हम तो था, दुआएं किसी करते थे कि अकेडमी टीचर कोई जाके बीमार हो जाए, बीमार ही नहीं होता था। हमारा कोई शाम को पढ़ाने वाला सीन नहीं था स्कूल की टाइम अच्छा, तो अब इस तरह है कि असातिज़ा आते थे, ये नहीं है कि वो पढ़ाते नहीं थे, आए हैं अटेंडेंस मार्क किया रजिस्टर पे, रजिस्टर वाला एक आधी क्लास लिया और उसके बाद गायब हो गए, ठीक है। इस तरह इस वजह से उन्होंने इन असातिज़ा पर पाबंदी लगा दी है कि आप प्राइवेट अकेडमीज़ में नहीं पढ़ा सकते, स्पेशली अपने ड्यूटी आवर के दौरान। ऐसी कई शिकायत जो हैं वो मसूल हुई, रिटन कंप्लेंट्स जो हैं वो भी आई, और उसके बाद आज तक बात इस तरह है कि आज तक असातिज़ा की जो हाज़िरी है उसको कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है वो नहीं बनाया जा सका कि उसके जो स्कूल के औकात हैं 6 घंटे या 8 घंटे जितने भी टीचर के हैं, बायोमेट्रिक कि नहीं वो होती? बायोमेट्रिक कई बार अनाउंस तो की गई है और आगाज़ भी किया गया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। मुझे तो लगता है हमारे ऑफिस के अलावा कहीं बायोमेट्रिक नहीं होती हमारे ऑफिस से पूरे लाहौर बायोमेट्रिक में। नहीं होती सर, मैं पूरी तो- सजा जजा होती क्या है, आपने कैमरों याद से करवा मॉनिटरिंग दी होती है? है। हाँ, लोगों को हम ये भी बता दें कि इनके साथ अगर हम आउट भी नहीं लगाएंगे तो 300 रुपया जो फाइन लोग है। भुगतते हैं उनसे पूछिए। हम भुगत रहे हैं डेली का, ना। डेली का 300 रुपया फाइन। मेरी भी आपको पता 2 या 3 की तनख्वाह इस बात पे कट गई कि मैंने आके अटेंडेंस नहीं लगाई दफ्तर में। होता था ना, महीने में कभी 2 4 5 दिन ऐसे होते हैं आप दफ्तर नहीं पहुंच पाते। सर बहुत सारे लोगों के साथ तो ये इशू होता है जी, दफ्तर एंटर हुए, कोई मिल गया वहां पे आप बात, और हमारे साथ एक और भी प्रॉब्लम है जो आपके साथ नहीं है। हम दफ्तर आ भी जाएं और अगर हमने अपने इमीडिएट बॉस को शक्ल नहीं दिखाई, ठीक है, हमारी उसने अटेंडेंस जो है ना कर देने के ये फारग है। हम दफ्तर आए और Attendance 300 भी लग गई है। 300 रुपया का फाइन, 300 रुपया का फाइन। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, दफा हुआ है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चेहरा दिखाना बायोमेट्रिक हाजिरी का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया और असातिज़ा ने खुद इस पे एहतजाज किया, मुजाहरे किए, और फिर उसको ये स्टेप जो है ये पॉलिसी वापस लेना पड़ी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं स्कूल एजुकेशन ने ये जो पाबंदी लगाई गई है ये सिर्फ इसलिए लगाई गई है कि असातिज़ा जो है उनकी तवज्जो जो है वो पढ़ाने की तरफ नहीं थी, तालिब इल्मों की बेहतरी की तरफ नहीं थी, और वो क्या करते थे कि कोशिश करते थे कि जल्द अज जल्द लेक्चर जो है वो ख़त्म हो और वो अपनी प्राइवेट अकेडमीज़, प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ाना शुरू करें। ये वजह थी जिसकी वजह से ये स्टेप जो है, ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया महकमा बट डू स्कूल की यू जानिब थिंक से इस और पर कहा अमल गया। दरामद हो जाएगा, सख्ती से निगरानी हो जाएगी? देखिए जी, हम तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और इदारे भी कायम है। महकमा स्कूल एजुकेशन कुछ स्टेप्स से बहुत अच्छे कर रही है, और पिछले दिनों जो मैंने इनका खास तौर पे देखा है कि जब तकारीब होंगी तो असातिज़ा या बच्चे फूलों के गुलदस्ते लेके मेहमानों को पेश नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये इस तरह ये एक रिवायत थी, ये एक रिवायत थी, तो इस तरह का रिटर्न ऑर्डर निकाला गया कि ये काम बंद करें, ये काम ख़त्म करें, ये बच्चों का और असातिज़ा का काम नहीं है। और वो बाज़ का तो इतने फंड्स बेचारे स्कूलों में भी सरकारी में नहीं होते कि वो बच्चों से ही पैसे इकट्ठे करके या टीचर्स अपने पैसे इकट्ठे करके चाय का इंतजाम करती हैं कि कोई मिनिस्टर साहब आ रहे हैं या कोई फलाना आ रहा है, और बच्चे जो है वो 2-2 100-100 रुपये डाल के वो फूलों का गुलदस्ता अरेंज करते हैं जिस क्लास में जिस तकरीब रखी जा रही होती है। बाज़ का तो ये हालात होते हैं। अच्छी बात है, अब ये अमल भी अच्छा है क्योंकि टीचर को पता है कि तनख्वाह तो मेरी आ रही है ना, तो अगर मैं एकेडमी पढ़ा के पर लेक्चर मुझे वहाँ पे 1500-2000 रुपये अब इतने मिलते हैं, इससे ज़्यादा भी मिलते होंगे, मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो मुझे मिल जाएंगे तो भाई लानत भेजें। स्कूल में बेचारे गरीबों के बच्चे हैं, उनका कौन पुरसाने हाल है, उस पर कौन जाएगा। लेकिन स्टिल ये काम जो है आपके मुतलका MPS का है, अपने स्कूलों के अंदर अपने हेल्थ के जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऐवान वज़ीर आला तक उसकी शिकायत पहुंचाएं। बिल्कुल। अगर वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और इलाके के करता धरतों से नहीं पूछ रहे तो ये आपके इलाके के अरकान असम्बली की ऊपर भी पाबंदी आयद होती है। फिर जाके स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनकी विजिलेंस है, कंट्रोल है। आपको शायद याद होगा कि एक दफ़ा आर्मी ने भी इस तरह के मॉनिटरिंग यूनिट्स बनाए थे जिस वक्त मुशर्रफ साहब का दौर था, तो वो गली गली जाके घरों में जाके असातिज़ा की हाजिरियाँ चेक करते थे। मुझे अच्छे से याद है। ये जरूरी चीज़ें। अच्छा, मेरे पास 1 मिनट है। पब्लिक इंटरेस्ट की खबर है, मोटरवे पे लाहौर था इस्लामाबाद टोल टैक्स जो है वो बढ़ाया गया है। एक कमेंट कर दें फिर। अच्छा, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी है? नहीं, अब लोगों पब्लिक डिस्ट्रक्शन की खबर है, तबाही की खबर है। हाँ वही ना, मतलब मैं कहती जानना जरूरी है। मुझे बताएं मोटरवे पे पिछले 10 सालों के अंदर कौन सी इतनी बड़ी आपने मेगा डेवलपमेंट कर दी है, वो जो फंड इतने सालों से ले रहे हैं, और कौन सी फैसिलिटीज अब देने जा रहे हैं कि आप मुसलसल 2 सालों के अंदर तीसरा या तीसरा इजाफा तो मस्ट है, तीसरा इजाफा है कि आप कर रहे हैं। आप इसके क्या देंगे? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लंबी कतारें, सहूलियात जीरो हैं, सहूलियात जीरो हैं। लंबी कतारें टूल प्लाजों पे जलील हो जाता है जो बंदा वीकेंड या नॉन वीकेंड डेज में आता है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। देखें, अवाम जो है वो पहले ही वहाँ पर मसाइल का शिकार है।
आपने जुर्माने जो हैं वहां पर हजारों रुपए 4-4, 5-5 हजार रुपए का जुर्माना आपने तो सील बेल्ट पे कर दिया है। उनकी अपनी मर्जी, आप बोल ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे और ही है। सहूलियात आप क्या देते हैं कि प्रॉब्लम हो जाए, आप कॉल करें, वो टाइम पे वही ना, पहुंचते नहीं। पैसे बढ़ाने की वजह अगर आप सहूलियात दे दे तो शायद लोगों को प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं।